सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल। यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड में से टॉपिक है पवने। पवन संचार में मैंने आपको वायुदाब की पेटियां, स्थायी पवने ये करवा चुका हूं। उसके बाद में है ग्रहीय पवनों से क्या तात्पर्य है। ग्रहीय पवनों से क्या तात्पर्य है, ग्रहीय पवनों को विस्तार से समझाइए, यानी ग्रहीय पवनों के बारे में तथा इनके प्रकार में ये कौन कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्रों में प्रभावित होती है, उनके बारे में वर्णन करना है। देखो, जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती है, यानी जिस दिशा में पर्टिकुलर एक दिशा में, यानी जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती है उन्हें प्रचलित पवने या स्थायी पवन, निश्चित पवन या ग्रही पवन कहते हैं। इसके विपरीत जिन हवाओं की दिशा मौसमी परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी या मानसूनी हवा कहते हैं। किसी स्थान विशेष, अब इसके बारे में कह सकते हैं किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को या विशिष्ट पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय या स्थायी या स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन कहा जाता है। इन्हें स्थायी पवन या सनातनी पवने या ग्रहीय पवने या ग्रही, स्थायी पवन, सनातनी पवने या ग्रही पवने, तीनों नामों से इंडिकेट किया जाता है। पर्वत से घाटी तथा घाटी से पर्वत की ओर चलने वाली पवनों को पर्वत या घाटी समीर कहा जाता है। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली को जलीय समीर कहा जाता है। इस तरह हवाओं को दो प्रकारों में बांटा गया है, यानी पहला प्रकार है सनातनी या स्थायी या ग्रही पवने, दूसरा अनिश्चित या अस्थायी हवाएं। अब पहला देखो स्थायी या जो है ग्रहीय पवने। साधारणतया के लिए ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति में लगभग स्थायी मान लिया जाता है, यानी इन्हें निम्न वायुदाब की पेटी होती है तथा उच्च वायुदाब की पेटी होती है जो ध्रुवों पर, तथा निम्न वायुदाब की पेटी होती है जो भूमध्य रेखा पर। इनको स्थायी एक रूप से स्थायी मान लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नियमानुसार उच्च दाब वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती है। वर्ष भर इनकी दिशा प्राय समान रहती है, यद्यपि उनके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। इस कारण इनको स्थायी या सनातनी पवने कहते हैं, क्योंकि इनका विवरण पूरे ग्लोब पर होता है तथा इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापमान तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब के संबंधित है। अतः इनको ग्रहीय हवाएं भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख है व्यापारिक हवाएं, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने। अब है नंबर 5 है वो अयन प्रदेश की हवा। नंबर 5 है वो है अयन प्रदेशीय हवाएं। अयनवर्तीय प्रदेश की पवने। अयनवर्तीय प्रदेश की पवने, पहला नंबर देखो। अयनवर्तीय प्रदेश में जो सामान्य रूप से 3 डिग्री दक्षिणी व
30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अक्षांशों वाले भाग को सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभ में यह माना जाता था कि इस भाग में उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चला करती है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व होती है। भूमध्य रेखा के पास ये हवाएं अभिसरित होती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति व्यापारिक हवाएं धरातलीय व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। समस्त अयनवर्ती भाग में मौसमी संबंधी दशाएं समान रूप से होती है तथा भूमध्य रेखा के पास डोलड्रम या शांत पेटी होती है, जहां पवनें शांत होती है। अयनवर्तीय प्रदेशों की हवाएं के विषय में या पवनों के विषय में इस विचार को प्राचीन संकल्पना कहते हैं। यानी प्राचीन रूप से कहा जाता है कि भूमध्य रेखा के जो दोनों तरफ 30 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री दक्षिणी भाग में इसके बाद में जिनमें व्यापारिक पवनों में कटिबंध स्वभाव अयनवर्ती प्रदेश में मौसमी संबंधी समता तथा प्रति व्यापारिक पवनों की व्यापकता के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया था। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये किस प्रकार से करती है, यानी दोनों आपस में पता चला है कि व्यापारिक हवाएं स्थायी रूप से समस्त अयन प्रदेश के महासागरों के कुछ भागों पूर्वी भाग पर पाई जाती है तथा ऊंचाई पर प्रति व्यापारिक पवनों कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिलती है। अयनवर्ती प्रदेश के मौसम संबंधी दशाओं में चक्रवातों विभिन्न प्रकार के चक्रवात, हरिकेन, सागरीय तरंगें, चक्रवात, हरिकेन, सागरीय तरंगें तथा तूफानों आदि का हस्तक्षेप होने से समरूपता नहीं हो पाती। यानी इनमें चक्रवात, हरिकेन व सागरीय तरंगें तथा चक्रवातों के कारण इसमें बिल्कुल रूप से समरूपता नहीं हो पाती है। साधारण तौर पर यह अयनवर्ती प्रदेशों में निम्न पवनों का उल्लेख किया जाता है। अब देखो अयनवर्ती जो प्रदेश है इसमें अगर नक्शे की बात की जाए तो इसमें नक्शे से अपन समझ सकते हैं इस क्षेत्र को। देखो अगर नक्शे से बता सकते हैं इसमें ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाला क्षेत्र है। यहां पे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया। ये भारत वाला क्षेत्र हो गया।
यहाँ पे जो हवाइयां चलती हैं, इस क्षेत्र में जो हवा चलती है ये हो गया दक्षिणी उत्तरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, यानी SITC, उत्तरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र SITC। ये NITC हो गया, NITC यानी उत्तरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हम अगर यहां पे बात की जाए तो ये हो गया 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहां पे इसी प्रकार से 15 और 30 डिग्री। अगर इस पेज इसको बंद कर दिया जाता है तो इस प्रकार से ये डायग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें जो, अब देखो नंबर फर्स्ट है आयन वर्ती जो पेटी है, नंबर फर्स्ट है, इसको कहते हैं डोल्टरम की पेटी। नंबर फर्स्ट है आयन प्रदेश की हो गया, इसी में लिख देते हैं यहां पे, वो है विषुवत-रेखीय पछुआ पवन। या इसको डोल्टरम की पेटी भी कहा जाता है। विषुवत-रेखीय पछुआ पवन या डोल्टरम पवन पेटी, ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक, यानी 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों तक, 5 डिग्री अक्षांशों तक यहाँ हवाएं या पवनें शांत होती है, अतः इसे शांत पेटी या डोल्टरम की पेटी कहा जाता है। हमें यह याद है कि डोल्टरम विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है, ये क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ मौसम के अनुसार इसकी स्थिति तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण के समय ये उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है, तथा सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ या अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। फ्लोन महोदय ने इसने क्या कहा है, फ्लोन महोदय ने जो डोल्टरम पेटी का विस्तार है वो 200 डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। भूमध्य रेखा के सहारे डोल्टरम के 3 स्पष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। देखो नंबर फर्स्ट, हिंद प्रशांत डोल्टरम का विस्तार अफ्रीका के पूर्वी भाग में से प्रशांत महासागर के 180 डिग्री वाले क्षेत्र तक जहां तक पाया जाता है, तथा देशांतर तक लगभग 16,000 किमी की लंबाई तथा 1 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तरह डोल्टरम की यह मेखला समस्त भूमध्य रेखा के 1/3 भाग को आवृत किए हुए है। नंबर 2 है भूमध्य रेखीय अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर, जो पश्चिमी किनारा है ये, तथा तीसरा है भूमध्य रेखीय तथा मध्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, इस साइड या उस साइड। सामान्य रूप से धरातल पर डोल्टरम पश्चिम से पूर्व की दिशा में हवाएं बहती है, यानी पश्चिम इधर की साइड से इधर की साइड में, पूर्व की साइड में हवाएं बहती हैं, जिन्हें फ्लोन महोदय ने विषुवत-रेखीय पछुआ पवनें नाम दिया तथा बताया कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें वास्तव में विषुवत-रेखीय पछुआ पवनें ही होती है। जिस स्थान पर व्यापारिक पवनें इन पवनों से मिलती है उसे उत्तरी उत्तरा अयनवर्ती अभिसरण यानी उष्ण कटिबंधीय NITC उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी अंतरा अयनवर्ती अभिसरण SITC दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं। तो ये हो गया विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र था उसके बारे में बता दिया और ये हवाएं उनकी दिशाएं बता दी, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अपने जो सेकंड है वो है व्यापारिक पवनें। जो ये डोल्टरम की स्थिति है ये है। इसके बाद में यहाँ पे अमेरिका वाला क्षेत्र और बच जाता है। तो
अब बात करते हैं व्यापारी पवन। सेकंड है वो है व्यापारी पवन। सेकंड है वो है व्यापारी पवन। देखिए आयनवर्ती उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब की ओर हवाएं निश्चित रूप से चलती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा है वो उत्तर पूर्व से लेकर केरल की साइड हो जाएगी दक्षिणी पश्चिम तक। दक्षिणी पश्चिमी इनकी दिशा हो जाएगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिमी होती है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में पर्याप्त सुविधा मिलने के कारण इनका नामकरण व्यापारी पवन कहा गया। यानी प्राचीन काल में ये जो जहाजों के द्वारा वो व्यापारी को सामान ले जाते थे समुद्रों में, तो उनके विस्तार से आसानी से चले जाते थे, इनके कारण इनका नाम व्यापारी पवन पड़ा है। फेरल के नियमानुसार ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। व्यापारी पवनों के विभिन्न भागों में पर्याप्त अंतर होता है। उपोष्ण उच्च दाब के पास वाला भाग पवन वाले भाग में आने से प्राचीन काल में वाला भाग हवाओं के नीचे उतरने के कारण शुष्क होता है। प्रति चक्रवातीय वायुमंडल में स्थिरता होती है, तापमान का प्रतिलोमन अधिक होता है तथा साफ मौसम होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग आर्द्र होता है, वायुमंडल में अस्थिरता होती है तथा वर्षा होती है। स्थल की अपेक्षा सागरों पर व्यापारी पवन की स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। गर्मियों में स्थलीय भागों पर विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी युक्त राज्य अमेरिका अधिक ताप के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ये मुख्य रूप से है कि कहीं कहीं पर लुप्त भी हो जाता है, जिस कारण व्यापारी पवनें हैं वो अदृश्य हो जाती है। परंतु शीतकाल में महाद्वीपों पर व्यापारी जो पवनें हैं, शीतकाल में जो व्यापारिक पवनें हैं वो निश्चित रूप से अधिक व्यवस्थित तथा सुदृढ़ पाई जाती है। अब बात करते हैं अश्व अक्षांश या पछुआ हवाएं। जो 2 नंबर पे है वो है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश तथा पछुआ पवनें या पछुआ हवाएं। अश्व अक्षांश नंबर पहला है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश 3 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, यानी भूमध्य रेखा से 3 डिग्री से 35 डिग्री, ये तो उत्तर की हो गया उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी में, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर जो पाई जाने वाली हवा है वो अश्व अक्षांश। ये अश्व अक्षांश है। बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार यह पेटी 2 विपरीत दशाओं व्यापारिक तथा पछुआ के बीच विभाजन का कार्य करती है। यानी ये पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के बीच का विभाजन का कार्य भी करती है। कौन? अश्व अक्षांश। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी पवन व्यापारिक पवन
पवनों को विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाती है, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर पवन संचार बहुत कम हो पाता है और जो कुछ हवा चलती है वह भी प्राय हर दिशा में चलती है। इससे शांत या अनिश्चित पवन वाले भाग आने पर प्राचीन काल में जो घोड़े से लदे जलयान संचार में पर्याप्त कठिनाई होती थी। भूतपूर्व यानी प्राचीन काल में जो व्यापारी है वो घोड़े से लदे हुए जलयान लेकर जाते थे इस अक्षांश में, तो इनको सामने से ये जैसे इस दिशा में घोड़े ले गए, इस दिशा में जा रहे हैं, ये जलयान था उनका घोड़ों से लदा तथा पवनों की दिशा यूं थी, ये पवनों की दिशा थी, पवनों की दिशा। तो इधर जलयान जाने पर उनकी क्या होता था, कठिनाई होती थी, कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को यानी कुछ घोड़ों को वो क्या करते थे, सागर में फेंक देते थे। इसी कारण इसको अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। इस भाग में पवन के नीचे उतरने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी चक्रवातों का आयुका यानी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे उष्ण जो उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिनके पूर्व तथा पश्चिमी भागों में पर्याप्त अंतर होता है। पूर्वी भाग में हवा के उतरने तथा तापमान के प्रतिलोपन के कारण यहाँ पे जो हवाएं हैं तथा इस वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है वायुमंडल में तथा शुष्कता भी आ जाती है। इन पट्टी चक्रवातों का पूर्वी भाग महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तथा महासागरों के पूर्वी भाग के ऊपर होता है। यही कारण है कि 20 से 30 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर शुष्क मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, कालाहारी, चीलू, पेरू के रेगिस्तान आते पाए जाते हैं। इन चक्रवातों का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत आर्द्र होता है, वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, वायु का अवतरण क्षीण हो जाता है। इनका क्षेत्र महाद्वीपों के पूर्वी तथा सागरों के पश्चिमी भाग में कैरिबियन सागर तथा मेक्सिको खाड़ी की समेत स्थलीय भाग तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर होता है, जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, वो है पछुआ पवने। पहला हो गया था अश्व अक्षांश, तथा सेकंड है वो है पछुआ पवने। उपोष्ण उच्च वायुदाब में 30 से 35 डिग्री से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 के बीच दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री के बाद में ये पाई जाती है 60 से लेकर 65 के मध्य। ये तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में हो गया, तथा ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर है वो इस क्षेत्र में ये पछुआ पवने की पेटी होती है। अब देखो, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो स्थायी पवन को पछुआ हवा कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, इनकी दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसे होगी, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की। इनकी दिशा की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की तरफ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर होती है। इन पवनों को ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है, जहां पर ये गर्म तथा आर्द्र पवन हवाएं ध्रुवों में आने वाली ठंडी पवन
वातावरण का निर्माण करती है। पछुआ हवाएं दूरों में आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती है, वहां पर वातावरण बनाए जाते हैं। यानी यहां से ध्रुवों से आने वाली क्षेत्र में तथा इधर भी ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवन, तो उस जगह पर वातावरण का निर्माण होता है, जिन्हें शीतोष्ण वातावरण कहते हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक प्रचंड होती है। इन पवनों के साथ चक्रवात या प्रति चक्रवात भी पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। इन चक्रवातों तथा प्रति चक्रवातों के कारण पछुआ जो पवनें हैं का स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। पछुआ जो पवनें हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्तन की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल हो जाती है तथा गर्मियों में कम सक्रिय सामान्य गति वाली पवन तथा जाड़े में अधिक सक्रिय हो जाती है। सागरों के ऊपर चलने के कारण ये पवनें नमी से परिपूर्ण हो जाती है तथा अपने अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्तन की कमी के कारण इनकी गति इतनी अधिक तेज हो जाती है कि पवनें तूफानी हो जाती है। पछुआ पवनें के साथ प्रचंड झंझा चला करती है। इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 30 से 50 अक्षांशों में गरजती चालीसा, चालीस से 50 अक्षांश में तथा 60 डिग्री के पास इन्हें चीकटी साठा, 60 डिग्री अक्षांश के पास इन्हें चीकटी साठा आदि नामों से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं तीसरा है, वो है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें 60 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में अधिक न्यून वायुदाब मिलता है, जो कि गर्मियों में अधिक विस्तृत रहता है तथा जाड़े में विलुप्त प्राय हो जाता है। परंतु निम्न दाब तथा आइसलैंडिक न्यून दाब वर्ष भर बने रहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है, जहां से शीतोष्ण कटिबंध निम्न वायुदाब की हवाएं चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है वो दक्षिणी पूर्व होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा की बात करें उत्तरी गोलार्ध में इनकी अगर दिशा की बात की जाए तो ये दिशा होती है उत्तरी पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में अगर इनकी दिशा की बात की जाए उत्तरी गोलार्ध में तो ये दक्षिणी दिशा हो गई तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है वो है दक्षिणी पूर्व हो जाती है। दक्षिणी पूर्व गर्मियों में वायुदाब की पेटियों में खिसकाव के कारण इनका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। गर्मियों के अंदर वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण खिसकाव के कारण इनका जो क्षेत्र है
संकुचित हो जाता है। इनका क्षेत्र कैसा हो जाता है? संकुचित होता है। परंतु शीतकाल में इनका क्षेत्र विस्तृत होकर 60 डिग्री तक आ जाता है। 60 डिग्री तक आ जाता है। कब? शीतकाल में। शीतकाल में 60 डिग्री तक आ जाता है। अब है इसमें पवनों की जो पेटियों का है वो किसका हो? अगर इनमें पवनों की जो पेटियां हैं वो किस प्रकार से देखो खिसकती रहती है। इन जो बचवा पवने हैं, इन ध्रुवीय पवने, इनका शुरुआती प्रभाव है वो उत्तरी पूर्वी कनाडा एवं यूएसए पर पड़ता है। अब इनका जो हवा की जो पेटियां है इनका खिसकाव है। यदि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा न करती, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो वायुदाब तथा पवनों की पेटियां स्थायी हो सकती थी। परंतु पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण उसकी सूर्य से संबंधित स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण सभी वायुदाब की पेटियां ध्रुवीय उच्च वायुदाब को छोड़कर उत्तर की दिशा में खिसक जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब 30 से 40 के बीच हो जाता है। इस कारण उनमें संबंधित वायुदाब की पेटियां भी अपने जो निर्देशित स्थान से उत्तर की ओर खिसक जाती है। 21 जून के बाद 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण वायु पेटियां अपनी यथावत स्थिति में आ जाती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तथा 23 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण वायुदाब तथा वायु पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। पुनः सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है होने के कारण पेटियां यथावत स्थिति में आ जाती है। इस तरह ऋतु परिवर्तन के साथ ही वायु पेटियां जो है में स्थानांतरण होता रहता है, जिसके कई प्रकार से जलवायु संबंधी दशाएं हैं, जैसे रोम सागरीय जलवायु प्रदेश मान सकते हैं। दूसरा है इसमें वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण। तो इस प्रकार से ये है आपकी जो स्थायी ग्रहीय पवने हैं। इसके बाद में फिर मिलेंगे। धन्यवाद वहां तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।